Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं राम पारिजातम चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी एफपीओ एफपीसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए अभी अपना डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम पे कि हम लोग अब स्कीम्स के ऊपर डिस्कस करना शुरू करें। तो पहली स्कीम हम आपके सामने लेके आए कृषक सशक्तिकरण परियोजना। ये स्कीम जैसे हमने चूज की कि पहली स्कीम ये होनी चाहिए, उसी तरीके से अगर आपने नई एफपीओ खोली है तो ये आपके लिए भी पहली स्कीम हो सकती है। आप अपनी एफपीओ की प्रोफाइल इस स्कीम के माध्यम से बना सकते हैं। बहुत ही बेहतर स्कीम है। इस स्कीम को क्लेम करने के लिए आपकी एफपीओ का पुराना होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। इवन कल की डेट की आपकी फॉर्म्ड एफपीओ हो, आप उसके प्रोफाइल में इस स्कीम की हिस्सेदारी बढ़ा के अपनी प्रोफाइल मेंटेन करने की दिशा में पहले कदम का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अभी शुरू करते हैं हम लोग इस स्कीम के बारे में समझते हैं। बहुत डिटेल में समझिएगा। बहुत ही मेहनत करके मैंने आपके लिए ये वीडियो प्लान की है कि आपको कोई भी परेशानी ना हो इस स्कीम के एग्जीक्यूशन में। और अगर कोई परेशानी होगी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप से आप एकदम पूछ सकते हैं और मैं आपको बताने के लिए। देखते हैं कि सर इस स्कीम का नाम क्या है। इस स्कीम का नाम है कृषि सशक्तिकरण परियोजना। बेसिकली ये फार्मर्स को जो उनके पास अभी रिसोर्सेज की कमी है और लेबर्स उनको पैसे नहीं मिलते हैं तो उनको एम्पावर करने के लिए स्कीम है। ये स्कीम मनरेगा कन्वर्जेंस के अंतर्गत संचालित की जाने वाली स्कीम है। ठीक है, तो ये मनरेगा के अधीन स्कीम है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास एफपीओ होनी चाहिए। सर एफपीओ कौन सी? एफपीओ कई कैटेगरी की होती हैं, ऊपर आई बटन में आपके पास वीडियो का लिंक भी आ रहा है। और जो अपने रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि एफपीओ कई कैटेगरी की होती है। तो वो वाली एफपीओ जो एफपीसी कैटेगरी की है, ठीक है, उस वाली एफपीओ के लिए स्कीम है। अच्छा, इस स्कीम में क्या है? इस स्कीम में आपको क्या करना है, अपने गांव में कुछ एक अपनी एफपीओ अपनी एफपीसी के मेंबर्स बनाने, शेयर होल्डर्स बनाने। वो जो शेयर होल्डर्स अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से तरीके के शेयर होल्डर्स इस स्कीम में बेनिफिशियरी हो सकते हैं। और उनकी जमीन का जो टोटल एक्यूमुलेशन होना चाहिए वो मिनिमम मान के चलिए 25 एकड़ से 10 हेक्टेयर के आसपास का एरिया हो। तो ये स्कीम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, तो मतलब आपको अपने साथ छोटे छोटे किसानों का समूह क्रिएट करना है और उसके बाद में उनकी जो जमीन है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे किसी किसान की ट्रेडिशनल खेती किसी जमीन पे चल रही है और एक छोटा सा टुकड़ा है जो खराब जमीन का टुकड़ा है, बंजर है। ठीक है, तो वो वाली जमीन आप उनसे बोलो कि इस स्कीम में लेके आए, क्योंकि इस स्कीम की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आपके पास बहुत प्रोडक्टिव जमीन होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी खराब जमीन है ना, वो हमारे लिए बहुत बेहतर जमीन है। ठीक है, तो वैसी जमीन अपने को 25 एकड़ से लेके 10 हेक्टेयर के आसपास जमीन की व्यवस्था करनी है। और उसके बाद में जो ये फसल हम लगवाने वाले हैं आपसे इस स्कीम में, तो उसके लिए जो बीज का पैसा होगा वो भी सरकार आपको जो है कि वित्तीय मदद करेगी। पौध का पैसा भी सरकार वित्तीय मदद करेगी। और लगाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, क्यारी वगैरह बनाने के लिए लेबर का जो खर्चा होता है वो भी सरकार आपको देगी। मतलब जमीन सर आपकी होगी, बाकी सारा का सारा खर्चा जो होगा वो आपके लिए सरकार की तरफ से वित्तीय मदद के तौर पे आएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि इसमें लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं। तो लाभार्थी के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें सबसे ये सीक्वेंशियल लाभार्थी है। मतलब आपको अपने गांव से सबसे पहले अपने बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को टारगेट करना है। फिर आपको अनुसूचित जाति, उसके बाद अनुसूचित जनजाति वाले लोगों को टारगेट करना है। फिर जो इंदिरा आवास में बेनिफिशियरीज हैं उनको टारगेट करना है। उसके बाद में जो ऐसे परिवार जहाँ पे महिला प्रमुख परिवार है उनको टारगेट करना है। फिर जो परिवार जो विकलांग परिवार है उनको टारगेट करना है। और इसके बाद में अब अगर बचता है आपके पास अभी भी 25 एकड़ या 10 हेक्टेयर कंप्लीट नहीं कर रहे हो आप, आपको लगता है कि अभी भी गांव के लोग रह गए, इससे ज़्यादा आप कवर कर सकते हो और भी लोग हैं, तो कहीं जाके आप फिर जो छोटे किसान हैं वो चाहे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरली क्यों ना हो, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो, लघु और सीमांत कृषकों में। ठीक है सर, अभी समझते हैं कि कौन कौन से पौध, कौन कौन से बीज इसमें अपने को लगाने की इस स्कीम में परमिशन है। जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ स्कीम में इसके अलावा भी हैं, बट ये प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने चूज किए हैं और इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एस्टिमेट्स भी डिसाइडेड हैं जो मैं इस पीपीटी के लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अगर आपको मेल पे चाहिए होंगे
आपको व्हाट्सएप पे चाहिए होंगे वो एस्टिमेट्स, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से मांग सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेमन ग्रास की खेती है, फिर खस की खेती है, वेटिवर की, पामारोजा की खेती है, बांस की खेती है, सहजन की खेती है, और बुंदेलखंड वाला जो अपना उत्तर प्रदेश का एरिया है, उस एरिया में टिश्यू कल्चर के माध्यम से खजूर की खेती है। किस किस चीज का खर्चा मिलेगा, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि सर इसमें अपने को बीज बुआई करने के लिए लेबर का खर्चा मिलेगा, ठीक है, और बीज का खर्चा मिलेगा, पौध का खर्चा मिलेगा। तो ओवरऑल कॉम्पैक्ट स्कीम है, कुछ भी चीज स्कीम से छूटा नहीं है, ठीक है। इस स्कीम की अवधि 3 साल है। प्रोजेक्ट कहाँ से बना है अपने को, मनरेगा सॉफ्ट के माध्यम से ये प्रोजेक्ट फ्री बनता है, आपको कहीं पे कोई भी पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कैसे बनेगा फ्री में, वो हम अभी आगे जब प्रोसेस समझ रहे होंगे तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सवाल आता है कि सर इस स्कीम में अच्छा सा लाभ उठाने के लिए आपके पास अच्छा बीज होना चाहिए, तो अच्छा बीज कहाँ से आप ला सकते हो? अच्छा बीज लाने के लिए जो इसी योजना में पहले से जो जिन एपीओज ने काम किया उनके पास में बीज होंगे, वो लोग बीज बेचते हैं, आप उनसे ले सकते हो। वन विभाग और उद्यान विभाग की जो मान्यता प्राप्त नर्सरी हैं आप उनसे बीज ले सकते हो, ठीक है। अब बीज का जो पैसा होगा या जो लेबर का पैसा होगा, अच्छी बात क्या है इस स्कीम का पैसा एफपीसी को नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो पैसा मिलेगा किसको सर? डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बेनिफिशियरी के खाते में चला जाएगा लेबर का पैसा, और जो सप्लायर बीज का होगा उसके खाते में चला जाएगा बीज का पैसा। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिसको भी आप सप्लायर, जिस सप्लायर को आप चूज करें, पसंद करें, वो सप्लायर का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए आपने किसी ऐसे सप्लायर को पसंद कर लिया जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो आपको जीएसटी इनवॉइस नहीं दे पाएगा, और जीएसटी इनवॉइस नहीं होने की केस में आपको जो बीज या पौध का जो पैसा है वो मिलना मुश्किल हो जाता है, नहीं मिलता। और ठीक है, तो ध्यान देना है कि ऐसी एफपीओ सेलेक्ट करनी, बहुत सी एफपीओ होती हैं, कहती है मेरा 40 लाख का अभी धंधा नहीं हुआ, 20 लाख का धंधा नहीं हुआ तो हमने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। तो ऐसा नहीं है, आप उन वाली एफपीओ को सिलेक्ट करिए जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि कुछ एफपीओ नॉर्मल प्रोसीजर्स में रजिस्टर होती हैं, कुछ कंपोजिशन समाधान वाले में होती हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो सप्लायर एफपीओ हैं समाधान वाली योजना में हो चाहे साधारण योजना हो, किसी में भी जीएसटी में रजिस्टर होना जरूरी है। रेगुलर प्रोविजन या कंपोजिशन प्रोविजन की कोई भी बात नहीं की गई है। बात करते हैं कि सर अच्छा प्रोडक्शन हमने कर लिया, ढेर सारा प्रोडक्शन कर लिया, तो प्रोडक्शन को हम बेचेंगे कहाँ पे जाके? तो बेचने के लिए अभी कोरोना के बाद से ऐसे प्रोडक्शन की डिमांड मार्केट के अंदर बहुत बढ़ गई है। फार्मा इंडस्ट्री ऐसे प्रोडक्ट्स के आउटपुट को बहुत खरीदती है, ठीक है, आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज बहुत खरीदती हैं। इसके बावजूद अब आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो उसके लिए आपके पास एक रास्ता है, आप पहले तो गूगल के माध्यम से आप प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में भी जा सकते हैं, और एक जो है कि आयुष मंत्रालय के द्वारा संचालित एक ई चरक पोर्टल है, वेबसाइट है echarrak.in, मैंने लिखी हुई है। तो वहाँ पे लेमन ग्रास, पामारोजा, सहजन, इन सारे बीजों की बिक्री होती है। आपका प्रोडक्शन अभी भी अगर ज़्यादा है और आपको चाहिए कि आप कोई एक्सटर्नल सपोर्ट चाहते हो एक्सपोर्ट्स वगैरह के लिए, या ओवरऑल नहीं भी बेच कर पा रहे हो उसके लिए, तो आप हम लोगों से बात कर सकते हो, हम लोग आपकी सेल करवाने में हेल्प कर सकते हैं। सवाल होता है यहाँ पे कि इस खेती को करने से अपने को कितना फायदा हो? तो सर जो परंपरागत खेती होती है दलहन वगैरह की, तिलहन की, खदान की, तो उस खेती में जो आपका शुद्ध लाभ होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपके जो है कि सकल लाभ की बात नहीं कर रहा हूँ, शुद्ध लाभ की बात कर रहा हूँ, बड़ी बात है। शुद्ध लाभ का 3 से 4 गुना अतिरिक्त ज्यादा लाभ होता है यहाँ पे। और अच्छी बात क्या है कि सर ये जो पर्यावरण की विषम परिस्थितियां होती हैं उनमें भी लागू रहता है। जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल है, बारिश आ जाए, ओले पड़ जाए तो वो खराब हो जाती है, लेकिन इस योजना अंतर्गत जितनी भी फसलें हम लोगों ने चिन्हित की हुई हैं उनके ऊपर इसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपके लिए एक रिस्क फ्री चीज है, आपका जो प्रोडक्शन है वो एकदम रिस्क फ्री है, आपका प्रॉफिट काफी हद तक रिस्क फ्री है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैं आपसे एक पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हालांकि 3 से 4 गुना अतिरिक्त लाभ है, बट आप इसको अपनी मार्जिनल जमीन पर ही करिए, छोटी जमीन पर, कम हिस्से की जमीन पर करिए, पूरी पूरी जमीन के ऊपर इसकी खेती मत करिए। अदरवाइज खाद्यान्न की, तिलहन की, दलहन की खेती पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और सप्लाईज जो है वो जो है कि इम्बैलेंसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हम अपने राष्ट्र के साथ में धोखेबाजी करने की स्थिति में आ जाएंगे, और लोगों के बीच में खाने की आपूर्ति की कमी ना हो। तो हमको चाहिए कि हम अपनी कम जमीन के ऊपर इसकी खेती करें। एक और अच्छी बात क्या है कि सर आपकी वो जमीन जो खराब पड़ी हुई है,
जिसके ऊपर आप नॉर्मल खेती नहीं कर पा रहे हो, जो आपकी कम उपज की जमीन है, खराब जमीन है, आप उसके ऊपर इसका खेती करिए। वहां पे भी प्रोडक्शन देता है, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्शन देता है। ठीक है, तो ये आवश्यक नहीं है कि आपकी उपज वाली जमीन होनी चाहिए इस खेती के लिए। तो अब तो ये विन विन सिचुएशन हो गई कि जो जमीन खराब है उस पर आप ये कर लो, जो जमीन अच्छी है उस पर आप अपनी दलहन तिलहन का काम कर लो। ठीक है, इस स्कीम में क्या रख रखाव करने के लिए आपको कोई पैसा मिलेगा? सवाल उठता है कि इस स्कीम में जब आपने बुआई कर दिया उसके बाद क्या मेंटेनेंस का कोई पैसा मिलने वाला है आपको? तो सर बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसका मेंटेनेंस आपको अपने आप करना। नेक्स्ट सवाल कि क्या इसमें कुछ और वैल्यू एडिशन पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है सर। फॉर एग्जांपल लेमन ग्रास की बात करते हैं, अगर आप ग्रास बेचने जाएंगे तो आपको रेट अलग मिलता है। अगर आप लेमन ग्रास से उसका ऑयल निकाल के ऑयल बेचेंगे, आप खुद की पैकिंग करवा सकते हैं, तो उसके लिए अलग मिलता है। तो ये जो प्रोसेसिंग करने के लिए आपको मशीन की व्यवस्था करनी होगी, वो इस स्कीम के माध्यम से नहीं होती है। हालांकि प्राविधान अभी इसके लिए रिक्वेस्ट गई हुई है कि वो भी इस स्कीम में शामिल हो जाएं, बट अभी नहीं होती है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, एमएसएमई के अंतर्गत, केवीआईसी के अंतर्गत, डिस्ट्रिक्ट जिला उद्योग कार्यालय की कई ढेर सारी स्कीम्स हैं, तो वहां से आप अपने लिए मशीन की व्यवस्था करवा सकते हो। और बेसिकली ये आप प्रोसेस कन्वर्जन का काम कर सकते हो, जिससे आपके वैल्यू एडिशन पॉसिबल है। क्या इसमें कोई आपका रिव्यू होगा इस स्कीम को एग्जीक्यूट करने के दौरान? हाँ, आपके यहाँ डीएम या सीडीओ साहब आपके यहाँ आके प्रत्येक माह देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको हम लोग सोशल ऑडिट बोलते हैं। मनरेगा के अंतर्गत कोई भी संचालित स्कीम होती है उसका सोशल ऑडिट होता है। तो इस स्कीम में आपको फायदा क्या मिलेगा? ये सोशल ऑडिट दूसरे या तीसरे साल होता है, और ये जो फसल है इन सब का लाइफ लगभग 5 साल से ज़्यादा होता है। तो जब कभी आपके यहाँ सोशल ऑडिट होगा ना, तो वो मेरिट्स के ऊपर आपके फेवर में ही रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी प्रोफाइल हार्म नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि वो फसल वहां पे एग्जिस्ट कर रही होगी और उनकी ऑडिट रिपोर्ट आपके फेवर की जाएगी। आप हमेशा मेरिट्स में काउंट होंगे और आपकी प्रोफाइल के ऊपर कभी भी नेगेटिव रिमार्क नहीं आएगा। अभी फसल की बिक्री से होने वाले प्रॉफिट का क्या करना है, ये समझना है कि फसल की बिक्री जब हम लोग कर लेंगे तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इतने ढेर सारे किसानों के बीच में कैसे करना होगा। तो पहले तो वो किसान आपके शेयर होल्डर्स हो चुके होंगे। ठीक है, ये एक डिविडेंड बेस्ड मार्केटिंग मेथड के माध्यम से हम लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मान लीजिए कि एक किसान हम लोगों को प्रोडक्ट बेचने आया, उस दिन भाव चल रहा था, लेमन ग्रास बेचने आया, उस दिन भाव चल रहा था 10,000 रुपये। ठीक है, हमने वो स्टोर कर लिया। इस तरीके से सारे किसान बेचने आ गए। एक समय आया जब सारा प्रोडक्शन हम लोगों ने परचेज कर लिया था, हम लोगों ने मतलब एपीसी ने। उसके बाद अब एपीसी क्या करेगी, उसको बेचने के लिए बड़े बाजार में जाएगी। बड़े बाजार में वहाँ पे ज़्यादा बायर्स होंगे, बोली लगेगी, भाव अच्छा मिलेगा, बार्गेनिंग पावर आपकी तरफ से स्ट्रांग होगी। तो मान के चलिए वो जो है कि 12,000 रुपये में वहाँ पे बिक गया है, 11,000 रुपये में बिक गया। तो 10,000 का माल जो आपने इन टोटलिटी खरीदा था, 11,000 रुपये में बिक गया वहाँ पे, तो ये 1,000 रुपये का आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, शकल लाभ। अब इसमें क्या है कि भाई मेंटेनेंस का खर्चा, आने जाने का खर्चा, भाड़े का खर्चा मान के चलते हैं 200 रुपये वो लग गया। अब ये 800 रुपये बचता है। तो ये जो 800 रुपये बचा ना, ये आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में डिसाइड होगा कि कितने % डिस्ट्रीब्यूशन होना है एज अ डिविडेंड। उन्होंने कहा साहब हम 25% करना चाहते हैं, तो 200 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एपीसी वाली जो हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका आई बटन में लिंक आ रहा है, आप उसमें देखेंगे कि शेयर होल्डर्स के पास इस डिविडेंड डिक्लेयर को बढ़ाने की क्षमता नहीं होती, वो इसको घटा सकते हैं अपनी कंपनी के हित के लिए। तो मान लीजिए इन्होंने 25% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 10,000 रुपये तो जो आपका खरीद का आपने जो बेचा था वो मिल गया, और 200 रुपये आपको एडिशनल मिल गया। ठीक है सर, तो इस तरीके से होता है। तो क्या करना होगा आपने को, एक पहले टोटल सेल प्राइस निकालेंगे, उससे हम लोग टोटल परचेज प्राइस घटा देंगे, और ये अपने पास निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं इनडायरेक्ट वाले, वो हम घटा देंगे। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट से कितना रुपए हमको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में डिसाइड करेंगे, जिसको शेयर होल्डर्स के पास अपनी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में क्षमता होती है कि वो चाहें उसको कम करवा सकते हैं, बट उसको बढ़वा नहीं सकते। ठीक है, ये बेसिकली ये स्कीम किस किस के लिए फायदेमंद है? पर्यावरण के लिए फायदेमंद है स्कीम, प्रकृति के लिए फायदेमंद है, किसान के लिए फायदेमंद है, गांव के विकास के लिए फायदेमंद है, गांव के अंदर रोजगार पैदा करने के लिए फायदेमंद है। अभी कोरोना में काफी ज्यादा लोगों की वापसी हुई है। ठीक है, पलायन हुआ है शहरों से, तो गांव के अंदर अनएम्प्लॉयड लोग बहुत ज्यादा हैं। आप अच्छा काम कर सकते हैं इस स्कीम के माध्यम से। उदाहरण के लिए मैंने 2-3 चीजों का दिया है। मान के चलिए जैसे लेमन ग्रास की बात करते हैं, तो लेमन ग्रास की जो पत्तियां हैं या उनका वेस्ट होता है, आप उसको गाय के गोबर में मिलवा दो, उसकी कंडी बनवा लो, केक बनवा लो। अब ये बड़ी मार्केट में या
बड़े शहरों की मार्केट में अच्छे से बिकता है, आपको थोड़ा सा प्रमोशन करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये मच्छर भगाने में सहायक होता है, इससे खुशबू भी आती है और कोई नुकसान भी नहीं करता है, तो आप इसको जो है कि अच्छे से बेच सकते हो। दूसरा, आप बांस की जो झाड़ होती है उससे ईंधन भी बनता है। ठीक है, ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह बना के काम कर सकती हैं ईंधन बनाने का। तो जो ढाबे हैं, ठेले हैं या भाड़ चढ़े लगाने वाले जो लोग होते हैं उनको बेचा जा सकता है सस्ता। ठीक है, झाड़ू बनाई जा सकती है बांस से। एक स्पेशल प्रकार की भट्टी आती है, उस भट्टी में इस ईंधन का प्रयोग होता है, तो वहां पे एलपीजी के मुकाबले ये सस्ती पड़ती है। वहां पे जहाँ पे इस्तेमाल होती है, आप वहां पे भी इसको बेच सकते हैं। आप बांस की अगरबत्ती, आइसक्रीम खाने वाली जो डंडी होती है, आइसक्रीम्स में लगी होती है, चौड़ी वाली पतली वाली, वो सब बन सकता है। और अभी तो बांस के बर्तन भी आने लगे हैं, लैम्प्स, बोतल्स वगैरह, बहुत कुछ आने लगा है, डेकोरेटिव आइटम आने लगा है। तो आप अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगा के गाँव के अंदर ये काम, ऑल्टरनेट काम करवा सकते हो। सहजन 100% बिकने लायक है, मतलब उसका पत्ती, झाड़, लकड़ी, छिलका सब कुछ बिक जाता है, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता। तो इस तरीके से आप उनको सेग्रीगेट करवा सकते हो और उसको बेच सकते हो। तो इस तरीके से आपके इस स्कीम के ओवरऑल बहुत ढेर सारे फायदे हैं। अब समझते हैं इस स्कीम को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ग्राम प्रधान के साथ में उसको लेते हुए ग्राम की खुली समिति की बैठक करवाइए। वीडियो साहब को ये बैठक में आप ये प्रोग्राम अपना पारित करवाइए, एक प्रपोजल कि हम साहब ऐसा करना चाहते हैं, उसके वीडियो साहब को जो है कि सबमिशन करवा दीजिए, प्रस्तुत कर दीजिए। इसमें ध्यान रखिएगा, इस मीटिंग में आप अपने गांव के जो सचिव साहब हैं उनको भी रख लीजिएगा, और जो गांव में आपका मनरेगा का रोजगार सहायक है उसको भी बुला लीजिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें बेनिफिशियरी मैंने आपको बताया एफपीसी। एफपीसी की कोई भी पुरानी नई कुछ भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। क्लस्टर, जब हम इस स्कीम की बात करेंगे, लाभार्थियों का चयन करना होगा अपने को, और लाभार्थियों का चयन करने के साथ साथ हम अपना क्लस्टर आइडेंटिफाई कर लेंगे, जो 25 एकड़ से 10 हेक्टेयर के आसपास का एरिया होगा, उससे अधिक का भी हो सकता है। ठीक है, अब जो हमने चयनित जिन जिन किसानों को हमने उस सीक्वेंस में, जो भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, उस सीक्वेंस में हमने चयनित किया है जिन किसानों को, उनको अपनी कंपनी में शेयर होल्डर्स बनाएंगे। शेयर होल्डर बनाने के बाद क्या करेंगे, उन शेयर होल्डर्स का जिनका मनरेगा का जॉब कार्ड है वो कलेक्ट कर लेंगे, और जिनका नहीं है आप उनका नया जॉब कार्ड बनवा लीजिएगा और वो कलेक्ट कर लीजिएगा। जब सबके जॉब कार्ड वगैरह बन जाएं, कलेक्ट हो जाएं, तो आप क्या करिए, शेयर होल्डर्स की एक पर्सनल फाइल बनाइए। और ये पर्सनल फाइल में क्या क्या रहेगा, उनका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, आवेदन पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, जॉब कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक। बैंक पासबुक ध्यान रखिएगा जिसमें बैंक अकाउंट नंबर एकदम सही सही लिखा हो और आईएफएस कोड एकदम सही सही लिखा हो। अभी चूंकि बैंकों के मर्जर के बाद में काफ़ी बदल भी गए हैं, तो आप अपनी अपडेट करवा लीजिएगा, उसके बाद में अप्लाइएगा, यहाँ पे पर्सनल फाइल में लगाइएगा। खतौनी की कॉपी, खाली खेत का जियो टैग, एक कैमरा आता है जो लोकेशन को टैग करते हुए आपका फोटो लेता है कि ये किस जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर ये वाला खेत है, तो उसकी फोटो, खाली खेत की फोटो लेनी है अभी। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपने बना के एक पर्सनल फाइल तैयार की। इस तरीके से सारे बेनिफिशरीज की, सारे किसान मेंबर्स की, किसान शेयर होल्डर्स की आपने पर्सनल फाइल बना दी, और ये आपको देनी होगी अपने मनरेगा के रोजगार सहायक। वो क्या करेगा, वो मनरेगा सॉफ्ट में एंटर करने के बाद एस्टिमेट निकालेगा। एस्टिमेट निकालने के बाद में वो वीडियो साहब की परमिशन ले लेगा और उसकी मनरेगा के पोर्टल के ऊपर फीडिंग करवा देगा। फीडिंग करवाने के बाद क्या होता है, जैसे ही फीडिंग कंप्लीट होती है, आपका वर्क आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट हो जाएगा, और सर अब आपका काम एकदम पक्का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं वर्क आइडेंटिफिकेशन नंबर के। साथ में आपको क्या करना होगा, जो आपकी एफपीसी होगी एक मेट अपॉइंट कर लेगी प्रधान के साथ मिलकर। मेट का मतलब जो एक तरीके से लीडर टाइप का पर्सन होता है, तो इस स्कीम का जो एग्जीक्यूशन करवाएगा, क्रियान्वयन करवाएगा, प्रधान के साथ मिलकर इसका एग्जीक्यूशन करवाना शुरू करना होगा अपने को। और वो कितने मैंडेज हुए, कितने मानव दिवस हुए, इसका डेटा भी तैयार करते जाएंगे। ठीक है, जब ये तैयार करना, ये सारा काम इन्हीं का होगा। अब अपने को क्या करना होगा, हम सबसे पहला अपना मास्टर रोल निकलवाएंगे जाके, इसके लिए, इन कामों के लिए, अपने खेत की तैयारी करने के लिए, क्यारी वगैरह बनाने के काम करने के लिए। तो कितने काम होते हैं ये भी हम आगे चल के, जब एस्टिमेट जो मैंने आपसे बताए थे कि इस स्लाइड के बाद में एस्टिमेट्स भी देखेंगे, तो उसमें लिखे हुए हैं कि सीक्वेंस वाइज कि इतने को पहले पहले क्या काम करना है। तो पहला मास्टर रोल निकलवाएंगे। मास्टर रोल मतलब उपस्थिति नियमावली, अब नामावली, उसमें कौन कौन लोग आएंगे, कैसे कैसे क्या काम किया उन लोगों ने, कितने मैन डेज लगे, ऐसा करके पूरा मास्टर रोल तैयार किया जाता है, जिसकी फीडिंग आपको अब 5 दिन में आपने इस मास्टर रोल के अकॉर्डिंग काम पूरा करवाया, और छठे से 7वें दिन इसकी फीडिंग करवानी है। ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि छठे 7वें दिन ध्यान से करवा दीजिएगा फीडिंग। अगर फीडिंग नहीं करवाई तो ये मास्टर रोल दोबारा निकलवाना पड़ेगा और ये मेहनत खराब हो सकती है आपकी।
अब इसके बाद में जैसे ये हम लोगों ने पूरी प्रिपरेशन के लिए बनाया, तो बुआई के लिए एक दूसरा मस्टर रोल तैयार करवा लिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग पौध और बीज रोपण हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली जैसे 5 दिन में हमने काम किया, छठे सातवें दिन उसकी एंट्री करवा दी। छठे सातवें दिन एंट्री करवाने से क्या होता है, 8वें दिन आपके पास पैसा आ जाता है। ठीक है, अच्छा जब आप ये पौधरोपण के मस्टरोल की काम मस्टरोल निकलवाएंगे, तो उसी टाइम पे बीज रोपण का भी मस्टरोल तैयार हो जाता है और उसकी बिल की फीडिंग बिल की फीडिंग भी करवा दी जाती है। तो यहाँ से भी आपने जिस भी एफपीसी से जिस भी सप्लायर से आपने लिए होंगे, उनका बिल आपको यहाँ सबमिट करवाना है, उसकी फीडिंग होनी है, ताकि उनके बिल का भी भुगतान हो जाएगा और आपके पास में आपके बीज पहुंच। अब जब सारे जगह सारे लाभार्थियों के यहाँ पे क्या हुआ, पौधरोपण का काम हो गया, तो अब जैसे पहले खाली खेत का फोटो लिया था जियो टैग कैमरे पे, वैसे ही अब ये लगाने प्लांटेड खेत का फोटो लेना होगा अपना जियो टैग कैमरे के ऊपर, और उसके बाद में वो खंड विकास अधिकारी को एफपीओ के द्वारा वहाँ पे सबमिट करवाना होगा, और वहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा वो मनरेगा पोर्टल पे इसको अपलोड कर देगा, और यहाँ पे स्कीम फिनिश हो जाती है। आपके आपके पैसे, आपकी गवर्नमेंट की जो आपके प्रति ऑब्लिगेशंस हैं और आपकी जो गवर्नमेंट के प्रति ऑब्लिगेशंस हैं, आप उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, जो लास्ट में 3 प्रोसेस हमने समझी कि मस्टरोल निकलवाना, 4-5 दिन के अंदर काम करना, और छठे सातवें दिन उसकी डेटा एंट्री करवा देना, फीडिंग करवा देना, तो ये सारी प्रोसेस के लिए सेम रहेंगी। बस आपको सर इस स्कीम में इतना ही काम करना है, ओवरऑल आपकी स्कीम बाइंड अप हो जाती है। अब हम समझते हैं इस स्कीम से रिलेटेड आपको कुछ और समझना हो, तो आप मेरी ये ईमेल आईडी है, मेरा ये मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को, और मैं आपके सामने आपको जवाब दे दूंगा। ये स्लाइड आपको चाहिए तो स्लाइड आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब समझते हैं कि सर जो मैंने आपके साथ में एस्टिमेट्स की बात की, तो सबसे पहले देखते हैं खस का एस्टिमेट क्या है। खस के लिए ये कहते हैं कि सबसे पहले पौधरोपण हेतु खेत की तैयारी करना, इसमें 10 मानव दिवस लगेंगे, और न्यूट्रिएंट्स की तैयारी करना, फिर उसकी डालने की 3 मानव दिवस, इस तरीके से एक पूरा आपका सीक्वेंस है, और ये आपके कितने मानव दिवस लगेंगे और कितना पेमेंट होगा। तो टोटल मिला के सर ये 52,067 रुपए की आपको जो है कि एक्सपेंडिचर्स की स्कीम है। 52,067 रुपए सरकार के ऊपर पर ये जो पर एकड़ खर्चा आता है। ठीक है, तो अगर 25 एकड़ है तो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें आप बेचने की बात करिए, तो इसमें द्वितीय वर्ष में आपको औसतन 8 किलोग्राम निकलता है। ठीक है, तो ये 1,60,000 रुपए के हिसाब से 1,23,000 रुपए की आपको बचत देके चल। अब हम दूसरी चीज़ के ऊपर पहुंचते हैं। दूसरी है अपनी लेमन ग्रास। लेमन ग्रास को अगर आप देखेंगे तो लेमन ग्रास में क्या है, ये पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है आपके, और हम समझ लेते हैं कि इसमें औसतन प्रॉफिट क्या है। अपनी पहले साल आपको जो है कि 70 किलोग्राम निकल के आता है पर एकड़ के आसपास, द्वितीय में 110, तृतीय में भी 110, ऐसे करके निकल के आता है। तो पहले साल हम लोग कमाते हैं 26,985 रुपये पर एकड़, और इसके बाद में फिर 1,00,000 रुपये के आसपास पर एकड़ हमारी ये फिक्स सेविंग हो जाती है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड रेट्स हैं, मार्केट में एस्केलेशन भी रहता है, इससे अधिक भी आपको मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से पामारोजा किया है। पामारोजा में आपको पहले साल 31,000 रुपये, फिर 1,16,000, 1,16,000, ऐसे करके आपको पर एकड़ फायदा मिलता है। इसी तरीके से आपके पास में ये आ जाता है, मैंने बांस की निकाल रखी है। बांस में अब क्योंकि ये एज इट इज सेल करने की बात कर रहे हैं, अगर आप प्रोसेसिंग करेंगे तो किसी भी स्कीम में आपको इससे ज़्यादा अधिक फायदा मिलेगा। ठीक है, बांस में आप देखिए प्राप्तियाँ आपकी 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। बांस में पहले साल में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, उसके बाद सहजन की बात करते हैं, तो सहजन में लगभग मान के चलिए 1,25,00,000 रुपये पहले साल मिलेगा, फिर 2,50,000, 3,00,000, 3,00,000 रुपये पर एकड़ आपको मिलता रहता है। तो इस तरीके से सर आपको ये मैंने जो स्लाइड आपके साथ शेयर की, ये गवर्नमेंट के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हैं। अगेन आप मेरे से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर के ऊपर आप मेरे से पूछ सकते हैं, 9335377770। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अब आपके सामने अगली कौन सी वीडियो बनाऊं, फॉर एग्जांपल ऑप्शंस में जैसे हम लोग रख सकते हैं एसएफएसी की कई कैपिटल ग्रांट स्कीम्स हैं, ठीक है, सब्सिडी लिंक्ड स्कीम्स हैं, वो उनके ऊपर बना सकते हैं, या और भी स्कीम्स हैं। तो आप बताइएगा आप कौन सी स्कीम के ऊपर चाहते हैं मैं वो वीडियो बनाऊं, तो नेक्स्ट वीडियो आपके उसके ऊपर आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.